हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन का टॉपिक हमारा रहेगा वो है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर याद कीजिएगा कि हमने जो हमारा सोर्स था और जो हमारी स्लिट थी और जो स्लिट और स्क्रीन थी उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो हमने क्या रखा था, इनफाइनाइट डिस्टेंस रखा था। और विद द हेल्प ऑफ लेंस हमने इन्फिनिटी से आने वाली जो पैरेलल रेज थी उनको फोकस करवा दिया था स्क्रीन के ऊपर। तो इन केस ऑफ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन द इंसिडेंट वेव फ्रंट, और याद कीजिएगा जो इंसिडेंट वेव फ्रंट था सोर्स आपने कहाँ रख रखा है, इन्फिनिटी के ऊपर। तो इन्फिनिटी पे आप चाहे सिलेंड्रिकल सोर्स रख दीजिए, चाहे आप वहां पर पॉइंट सोर्स रख दीजिए। इन्फिनिटी से के बाद अगर आप वहां पर जो है स्लिट रखेंगे तो वहां तक आते आते आपका वेव फ्रंट कैसी शेप का हो चुका होगा, प्लेन वेव फ्रंट हो चुका होगा। तो हमारा जो वेव फ्रंट है वो कैसा टाइप का रहेगा, प्लेन वेव फ्रंट रहेगा। एंड द डिफ्रेक्टेड लाइट इज कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन। तो अब देखिए इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं और आपने स्क्रीन के ऊपर कलेक्ट करनी है, तो वहां पर हमें बिना लेंस की हेल्प के हम ये काम नहीं कर सकते। तो एक जो सिंपल सा एडजस्टमेंट है ना हमारा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का, वो क्या है कि हमारे पास इन्फिनिटी पे सोर्स रखा हुआ है, हमारी पैरेलल रेज आ रही हैं। तो आपको पता है इन्फिनिटी पे सोर्स चाहे सिलेंड्रिकल रखा हो आपने और चाहे आपने कौन सा रख रखा हो, स्फेरिकल रख रखा हो, तो इतनी दूर तक आते आते तो आपको वेव फ्रंट का कौन से वाला पार्ट, कौन से वाली शेप मिलने वाली है, प्लेन वेव फ्रंट मिलने वाली है। ये हमारी स्लिट है। बहुत बारीक सी स्लिट के ऊपर ही डिफ्रैक्शन होता है। तो आपको पता है कि इस स्लिट की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारी स्लिट हो गई। लॉन्ग है, नैरो स्लिट है, चौड़ाई बहुत कम रखी है, लंबाई बेशक रख लीजिए आप, लंबाई तो कितनी रख लीजिए, लेकिन जो इसकी विड्थ है वो बहुत क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अगर हम इस टी को थिकनेस कंसीडर कर रहे हैं तो टी बहुत छोटा होना चाहिए। टी जो है आपका लैम्डा के कंपैरेबल होना चाहिए, तब जाकर हमारा डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। तो नैरो है लेकिन ये आपकी लॉन्ग है। उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पर तो हमारी पास जो रेज आएंगी वो पैरेलल रेज हैं, उनको हम विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या करवा लेंगे, हमारा फोकस करवा लेंगे स्क्रीन के ऊपर। और इस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, डिफ्रैक्शन का पैटर्न हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये आपकी स्क्रीन है। तो स्क्रीन का जो प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस के प्लेन के ऊपर ही हमें यहाँ पर क्या मिलेंगी, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमें यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो ये देखिए डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस कैसे मिलेंगी और मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है और थ्योरेटिकली किस तरह से हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इंसिडेंट लाइट फ्रॉम द सोर्स इज मेड पैरेलल, क्योंकि वो आपको इन्फिनिटी से दिखानी है तो पैरेलल तो दिखानी पड़ेगी। तो पैरेलल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉलिमेटिंग लेंस का यूज कर लेंगे, यानी कि कन्वेक्स लेंस का यूज कर लेंगे। तो कॉलिमेटिंग लेंस क्या करता है, फोकस कर देता है एक जगह के ऊपर लाइट को। आफ्टर पासिंग थ्रू द लॉन्ग नैरो स्लिट इट इज अगेन फोकस्ड ऑन द स्क्रीन बाय अनदर लेंस। तो दिस इज योर प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट, कि आप इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। ये हमारा सोर्स है एस, मोनोक्रोमेटिक सोर्स कंसीडर कर लीजिए, जिसमें से जो रेडिएशंस निकल रही हैं उनकी वेवलेंथ कितनी कंसीडर कर ली हमने, लैम्डा कंसीडर कर ली। और इन्फिनिटी पे सोर्स होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा लेंस है ना L1, L1 का जो आपका फर्स्ट फोकस है, इस फर्स्ट फोकस के ऊपर क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा सोर्स रखना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि आप L1 से कितनी भी डिस्टेंस के ऊपर रख देंगे सोर्स को, नहीं, कंडीशन है गैस कहाँ प्लेस होगा, F1 के ऊपर ही प्लेस होगा। तब क्योंकि आपको पता है जैसे ही आप इसको फोकस के ऊपर रखेंगे तो आपके पास दूसरी साइड जो आपको रेज मिलने वाली हैं वो पैरेलल रेज मिलने वाली हैं। उसके बाद हमने हमारे यहाँ पर ए बी एक नैरो स्लिट लगा दी है। ये लॉन्ग है, नैरो है, तो आप इसको एक रेक्टेंगुलर स्लिट भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसकी शेप क्या हो गई है, एक रेक्टेंगुलर स्लिट वाली होगी। तो एक ही स्लिट हमने लगाई है यहाँ पर। और इस रेक्टेंगुलर स्लिट ए बी, ये पूरा का पूरा बोर्ड कार्डबोर्ड मान लीजिएगा, कार्डबोर्ड में आपने छेद कर दिया है और इस छेद की जो लंबाई है, जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है और इसकी जो लेंथ है वो ए है और जो थिकनेस है वो बहुत कम है। थिकनेस कितनी के बराबर लेंगे आप, लैम टी जो है वो अप्रोक्सीमेट लैम्डा के बराबर लेंगे आप। तो अगर हम यहाँ पर एक पेज अड़ा दें और उस पेज पे आप क्या कीजिए, ब्लेड से कट लगा दीजिए। कट लगाएंगे तो ब्लेड से जो कट लगेगा वो उसकी थिकनेस क्या होगी, टी, और उस कट की लंबाई कितनी भी रख लीजिए, तो ये आपके पास उसी तरह से बिहेव करेगा।
तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया है, उसके बाद ये पैरेलल से जो रेज आ रही हैं आपकी एस बी को क्रॉस करके जो रेज आ रही हैं वो L2 में से पास होंगी, और L2 में से जैसे ही पास होंगी तो पैरेलल से आने वाली रेज, इन्फिनिटी से रेज जो आती हैं वो आपके कन्वेक्स लेंस पर या कॉलीमेटिंग लेंस पर जब गिरती हैं तो आपको कहाँ मिलती हैं, आपको वो दे जाएंगी जो है इमेज फोकस के ऊपर। तो स्क्रीन भी ये नहीं है कि आप कहीं पर भी रख देंगे, स्क्रीन की भी एक परमानेंट फिक्स जगह है स्पेसिफिक, कि आप जो L2 लेंस ले रहे हैं ना, L2 लेंस के फोकस के ऊपर ही रखेंगे स्क्रीन को। तो L2 लेंस का फोकल पॉइंट हमने F2 मान लिया, तो F2 के ऊपर ही, यहाँ से लेंस के पोल से तो जो डिस्टेंस है ना आपका इस स्क्रीन का वो कितना होना चाहिए, आपका F2 होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर क्या है डिफ्रैक्शन का पैटर्न नजर आने वाला है। तो अब ये देखिए अगर ए बी ना होता तो लाइट की प्रॉपर्टी है वो सीधा ही चलती, तो सीधा चलती और वो आपको पी नॉट पॉइंट के ऊपर मिल जाती। लेकिन बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन आपका ये एज है, यहाँ पर भी आपकी स्लिट का कोना है, एज है, तो लाइट क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। लाइट हमें जो है ए से आपकी बैंड कर दी है कितना एंगल के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर। तो थीटा एंगल पे बैंड कर गई, तो पी नॉट की बजाय हमें वो अब की बार यहाँ पर मिल रहा है P1 पॉइंट के ऊपर, जो है हमारी ये सारी की सारी रेज जो है यहाँ पर क्या कर गई हैं, मर्ज कर गई हैं, यहाँ पर हमें ये पूरी की पूरी पॉइंट्स मिल जाएंगी। तो पी नॉट से पॉइंट हमारा कहाँ शिफ्ट हो गया है, P1 के ऊपर शिफ्ट हो गया है। तब ये एंगल क्या जो है हमारे पास, याद कीजिएगा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर हमने कंसीडर कर लिया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स देखनी है हमें, ना कि डिस्टेंस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका थीटा। तो देखिए ए से P1 पर आपकी रेज पहुंच रही है, बी से भी P1 पे आपकी रेज पहुंच रही है। ए से जब P1 पे पहुंच रही है ना तो डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रही है, और बी से जब P1 पे पहुंच रही है तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रही है। तो अब ए से P1 पे पहुंचते पहुंचते मान लो कि आपको क्रस्ट मिल रहा है, तो बी से P1 पर जब रेस पहुंचेंगी आपको क्रस्ट देंगी या ट्रफ देंगी, उस वजह उससे पता लगेगा कि P1 पे आपको जो है डार्क स्पॉट मिलने वाला है या आपको ब्राइट स्पॉट मिलने वाला है। तो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बी से आने वाली रे, आप ए से क्या कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपका जो ए से सी परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है इस बी वन लाइन के ऊपर, तो ये जो बी सी एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये जो एक्स्ट्रा पाथ है, दैट विल डिसाइड whether at P1 you are going to get the bright fringe or dark fringe। तो बी सी जो है वो डिसाइड करेगा। अब ये देखिएगा इस एंगल को भी हमने थीटा क्यों कह दिया है। आप ये देखिए, ये जो आपकी रे है दैट इज हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री का एंगल कौन बना रहा है, ये बना रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये रे आपके पास है, इस रे पर ये जो आपका परपेंडिकुलर है वो कौन है, वो ये है। तो आप ये देख रहे हैं दो जो आपकी लाइन होती हैं उन दोनों लाइनों के बीच में वही एंगल बनता है जो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में बनता है। तो ये एंगल भी हमारे पास कितने का हो जाएगा, थीटा का हो जाएगा। तो सोचिए ये एंगल थीटा का है, ये ए है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो हमें पता है ये जो बी सी की वैल्यू है ये निकल आई हमारी, बी सी की वैल्यू हमारे पास ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना इसने हमें बी सी की वैल्यू दे दी ए साइन ऑफ थीटा। तो ए साइन थीटा डिसाइड करेगा कि हमें P1 पॉइंट के ऊपर डार्कनेस मिलने वाली है या ब्राइटनेस मिलने वाली है। तो इसको थोड़ा सा वर्ड्स के अंदर देखिए कैसे डिस्क्राइब करेंगे। अ प्लेन वेव इज assumed to fall normally on the slit AB from the source S through the lens L1. We assume that the slit consists of large number of equally spaced point sources, and each point on the slit is a source of Huygens secondary wavelets which interfere with the wavelets emitting from other points। अब इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हुए देखिए क्या बता रहे हैं हम यहाँ पे, कि ये थी आपकी ए बी स्लिट, इस ए बी स्लिट के ऊपर आपने क्या डाल दिया था, प्लेन वेव फ्रंट डाल दिया था। अब हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमारा ये प्लेन वेव फ्रंट है और इस प्लेन वेव फ्रंट पर हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स किसकी तरह बिहेव करेंगे, ये पॉइंट्स हमारे सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। और ये सेकेंडरी सोर्स जो है
वो जब स्क्रीन तक पहुंचेंगे, इस सेकेंडरी सोर्स से भी लाइट पहुंच रही है, इस सेकेंडरी से भी पहुंच रही है, इससे भी पहुंच रही है, तो आपको P1 पर ब्राइटनेस मिलेगी या डार्कनेस मिलेगी। ये वाले सोर्सेज जो सुपर इम्पोज करेंगे यहाँ तक आते आते, वो डिसाइड करेगा कि हाइगन्स प्रिंसिपल से भी इस चीज को हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये हमने मान लिया कि हमारी स्लिट है ए बी, और ए बी के अंदर जितने भी आपने ये जो लाइट हमारे पास आ रही थी, इसका एक वेव फ्रंट हमने कंसीडर कर लिया इसको एज ए वेव फ्रंट, और इस वेव फ्रंट पर हमने ले लिए बहुत सारे पॉइंट्स। तो इसी को देखिए यहाँ पर हम शो कर रहे हैं कि A1 वेव फ्रंट का पॉइंट है, A2 भी वेव फ्रंट पे पॉइंट है, A3 भी वेव फ्रंट पे पॉइंट है, और B भी आपका लास्ट पॉइंट हो गया। और A से लेकर B तक हमने जो स्लिट की विड्थ थी वो कितनी मान ली थी, A कंसिडर कर लिया था। तो अब ये मान लीजिए A से A1 पर तक आते आते जो पाथ डिफरेंस हो गया वो कितने का हो गया, लैम डेल्टा का हो गया। यानी कि A से P1 पर और A1 से P1 पर जब लाइट जाएगी तो आपको दिखाई दे रहा है A1 से P1 तक रास्ता ज़्यादा लंबा है, तो ये कितना फालतू डिस्टेंस है, ये है आपका डेल्टा फालतू डिस्टेंस। इसी तरह से A1 से A2 अगर आप ध्यान दें तो A1 से P1 लाइट आ रही है, A2 से P1 लाइट आ रही है, तो A2 से जो P1 तक रेज आ रही हैं वो फालतू डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, और कितने का कर रही हैं, पाथ डिफरेंस डेल्टा का कर रही हैं। तो हमने क्या किया, इस पूरी स्लिट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको हमने क्या कंसिडर कर लिया, हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने इनको सेकेंडरी वेवलेट्स जो है कंसिडर कर लिया है। तो आप ये देखिए, इसको इस तरह से हमने तो n पार्ट्स के अंदर क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया हमारी पूरी की पूरी स्लिट को। अगर हमने n पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो ये n पार्ट्स आपने बनाए किस चीज के हैं, ए ही के तो बनाए हैं। आपके पास क्या था, ए और बी था, और ए और बी की जो डिस्टेंस था वो कितना था हमारे पास, ए और बी की जो विड्थ थी वो कितनी थी, ए। तो आपने ए को ही तो n पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हम इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, ए से A1 का, A1 से A2 का पाथ डिस्टेंस कितना मान लिया था हमने, डेल्टा मान लिया था। इफ टोटल पॉइंट सोर्सेज आर n, तो टोटल जो है वो कितने का डिफरेंस हो जाएगा हमारा, टोटल कितनी विड्थ है, ए ही तो है, तो ए ही को तो हमने डिवाइड किया है ना, ए से A1, A1 से A2, तो n-1 टाइम्स ऑफ डेल्टा यहाँ पर हमारा ए इक्वल हो जाएगा। अब ये देखिए, लाइट बाय पार्ट्स थोड़ी आ रही है, लाइट तो आपकी इकट्ठी आ रही है, कॉन्टिन्यूटी में आ रही है। तो अगर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, एज द स्लिट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज, ए से A1, A1 से A2, बीच में गैप थोड़ी है, ए से A1 भी लाइट आ रही है, तो हमें ये जो नंबर ऑफ सोर्सेज कंसिडर कर रखे हैं ना एन, वो हमें कितने मानने पड़ेंगे, इन्फिनिटी सोर्सेज कंसिडर करने पड़ेंगे। और ये जो ए से A1 का डिस्टेंस बीच का हमने डेल्टा मान लिया है, डिस्टेंस तो ना के बराबर होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस सोर्स है, तो डेल्टा किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। और दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमें क्या दे जाएगा, ए दे जाएगा। तो n into delta should be equal to a, that should be the condition, अगर हम हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट एट P1 the amplitude of waves reaching from, तो वेव ए से भी आ रही है, A1 से भी आ रही है, A2 से भी आ रही है, सारी की सारी कहाँ पहुंच रही है, P1 तक पहुंच रही है। तो आपकी लेट नियरली बी सेम, बिकॉज पॉइंट P1 is at very large distance in comparison to A। अब A जो है, वो जो थिकनेस आपने जो आपने लेंथ ली है वो तो बहुत कम है, सोर्स के स्क्रीन के बीच का और स्लिट के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आपका। तो आप यहाँ पर ये मान सकते हैं कि A से P1 जो लाइट आ रही है, A1 से P1 जो आ रही है, A2 से P1 जो आ रही है, वो लगभग अप्रोक्सीमेट इक्वल सा डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर रही है। तो हम इसको इस तरह से भी मान सकते हैं कि P1 से लाइट पहुंच गई A के ऊपर, और A1 से भी लाइट किसके ऊपर पहुंच गई, P1 के ऊपर। तो हल्का सा डिस्टेंस तो ज्यादा ट्रेवल कर रही है ना A1 से लाइट जो पहुंच रही है P1 पर, एज कंपेयर टू जो A से लाइट P1 पे पहुंच रही है, तो एक फेज एंगल तो थोड़ा सा ऐड हो रहा है। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं A2 से जो लाइट P1 पे पहुंचेगी और A3 से जो पहुंचेगी P1 के ऊपर, धीरे धीरे लगातार उनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। So for an incident plane wave points A, A1, A2 are in phase, the additional path difference is added
by A2 is A2 A2 dash. Optical paths A1 dash P1 A1 dash B1 P1 A2 dash B2 P1। अब इसका मीनिंग देखिए क्या कह रहे हैं, ये क्या मतलब क्या है इस चीज का। इस डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान फोकस कीजिएगा आप यहाँ पे। अब ये देखिए, आपने ए से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया और ये परपेंडिकुलर कहाँ डाला है, A1 डैश पे। तो अब ये देखिए ए डैश P1 और A1 डैश B1 P1 बराबर हो गए। सिमिलरली क्योंकि आपने एक्स्ट्रा डिस्टेंस निकाल दिया, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कौन सा था, A1 A डैश, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके। ए से हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये नजर आ रहा है आपको, ये परपेंडिकुलर कहाँ डला है हमारा, ये परपेंडिकुलर हमारा डला है A2 डैश के ऊपर। तो अब A2 डैश के पीछे पीछे का जो रास्ता है वो किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया A1 डैश और P1। अब उतना ही है जितना कि A2 डैश B2 और P1, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस था, कितना था एक्स्ट्रा डिस्टेंस, ये था A2 डैश, ये हम निकाल चुके। तो A2 डैश एक्स्ट्रा डिस्टेंस था और इधर कितना था A1 डैश। तो A1 डैश के पीछे वाला और A2 डैश के पीछे वाला, अगर हम ये वाला पार्ट अगर निकाल दें तो इस परपेंडिकुलर से पीछे पीछे वाली जो जितनी भी लाइंस हैं उनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। ये सारी की सारी किस में होंगी, फेज में होंगी, क्योंकि आप एक्स्ट्रा फेज तो निकाल चुके। A1 डैश पाथ डिफरेंस और A2 डैश ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस हम निकाल चुके। तो यहाँ हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा हम निकाल चुके, तो उसके बाद क्या हो गया है, ए डैश P1 बराबर हो गया A1 डैश B1 P1 और A2 डैश B2 P1 के इक्वल। ये सारे सेम हो गए हैं, ये हमारे सेम आ गए हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये मान लें कि एक एक्स्ट्रा पाथ बराबर का दिया था, कि जो हमारा A1 A डैश A2 डैश था, वो एक बार हर बार एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो दे रहा था वो एक पर्टिकुलर पाथ डिफरेंस दे रहा था। If diffracted rays make an angle theta with the normal to the slit, then the path difference would be A1 dash is equal to delta sine theta and phase difference phi is equal to 2 pi upon lambda into delta sine theta। अब इसका मीनिंग भी देख लीजिए, A1 डैश डेल्टा कैसे थीटा के इक्वल आ गया। इसको थोड़ा सा अगर आप फिगर को देखें तो हमें ये वैल्यू तो निकालनी है ना A1 डैश की, और ये जो डिस्टेंस है A1 डैश, ये कितना है डेल्टा। और आपको पता है ये एंगल कितने का था, ये जो छोटा सा एंगल है ये कितने का था, हमारा थीटा का था। तो ये बिल्कुल यही बात तो हो गई ना जो यहाँ पे हमने निकाली थी, कि ये परपेंड ये वाला एंगल थीटा था, ये साइड BC है। अब की बार ये साइड हमारी कितनी है, ये हमारी A1 और ये कितनी है A1 डैश है। और ये जो AC है ये कितनी, ये जो आपका AB है वो कितना दे रखा है हमने, अब की बार हमने इसको डेल्टा दे रखा है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, A साइन थीटा की बजाय यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा A की जगह डेल्टा और साइन थीटा की जगह साइन थीटा आ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस पाथ डिफरेंस था ना आपके A डैश के पहले पहले, वो कितना आ गया, डेल्टा साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस तो आ गया। फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, फेज डिफरेंस आप जानते हैं, जब लैम्डा का पाथ डिफरेंस होता है तो फेज डिफरेंस कितने का होता है, 2 पाई का। और जब 1 का होगा तो 2 पाई अपॉन लैम्डा का हो जाएगा। लेकिन हमारा जो पाथ डिफरेंस था वो कितने का है, हमारा पाथ डिफरेंस है डेल्टा साइन थीटा का। तो फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा और इनटू में कितना हो जाएगा डेल्टा साइन थीटा। तो ये हमारा क्या आ गया है, फेज डिफरेंस भी आ गया है, फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू में डेल्टा साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है कि डेल्टा हैज फेज डिफरेंस 2 पाई, 1 हैज फेज डिफरेंस 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो हमारा तो पाथ डिफरेंस डेल्टा साइन थीटा था, तो फेज डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू में डेल्टा साइन थीटा। अब आपने P1 तक पहुंचा दी, A1 से भी, A2 से भी, A3 से भी,
ए से बी से बी, सारी लाइट आपके पास पहुंच रही है। अब लाइट जो है वो क्या है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये रेडिएशन आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो बनी हुई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसका मतलब जो P1 पे पहुंच रही है वो कौन पहुंच रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पहुंच रही है। और याद कीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को तो आप साइन और कोसाइन वेव से शो कर सकते हैं। तो हम कंसीडर कर लें कि P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच रही है, तो रीचेज टू पॉइंट P1 कहाँ कहाँ से, ए से बी, A1 से बी, A2 से बी, बी तक जा रही हैं। और इनके बीच में एक कांस्टेंट क्या है, फेज डिफरेंस है फाई का। तो ए ने पहुंचाई P1 तक, फिर A1 ने पहुंचाई P1 तक, A2 ने पहुंचाई P1 तक। लेकिन हर बार एंगल कितने का ऐड किए जा रहे हैं, वो फाई का, और पाथ डिफरेंस कितने का ऐड किए जा रहे हैं, डेल्टा साइन थीटा का। फ्रॉम पॉइंट ए कौन सा वाला पॉइंट था आपका, स्लिट का पहले वाला पॉइंट। द फील्ड एट P1 इज बी cos थीटा, मान लीजिए वेव ही तो है, वेव को तो ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम। उसके बाद A1 से पहुंची, तो A1 से जो पहुंची वो क्या हुआ, आपका फाई एंगल क्या हो गया था, आपका बढ़ गया था। तो आप यहाँ पर इसको पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं, नेगेटिव। बात यह है कि फाई एंगल का डिफरेंस दिखाना है आपने। इसी तरह से A2 से भी पहुंचेगी, तो A2 से P1 तक जो पहुंचेगी बी कॉस, तो ये यूं का यूं रहेगा, ओमेगा टी रहेगा। लेकिन फाई की जगह क्या कर देंगे आप, एक एक्स्ट्रा फाई और ऐड कर देंगे, तो 2 फाई हो जाएगा। तो आपके पास जो P1 तक इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच रही है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पहुंचेगी, तो सुपर इम्पोज कर दीजिएगा, सबको ऐड कर दीजिएगा। तो E इज इक्वल टू बी कोस ओमेगा टी, प्लस में बी कोस ओमेगा टी और प्लस में फाई कर दीजिए, और इस तरह से प्लस करते करते 2 फाई 3 फाई अप टू कहाँ तक जाइएगा, n-5 तक यहाँ पर हम मूव कर जाएंगे। फाई की वैल्यू हमें पता ही है 2 पाई अपॉन लैम्डा, और इनटू में डेल्टा साइन थीटा है। और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी आपके रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी ये जो वेव आ रही है ना, इस वेव के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है बी। और ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, आपकी स्लिट की विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा क्या ए है क्या बी है। तो ऐड कर दिया हमने इन सबको। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी को तो कॉमन ले चुके। अब कोस ओमेगा टी प्लस में कोस ओमेगा टी प्लस 5, कोस ओमेगा टी प्लस में n टाइम्स ऑफ -5, ये अगर आप ऐड करेंगे देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ रिजल्ट। ये हमारा पूरी की पूरी जो सीरीज है, इसको जब सम अप करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन ऑफ n इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 2 साइन 5/2 एंड कोस ऑफ ओमेगा टी -1/2 n-1 और इंटू में आपके पास हो जाएगा 5 यहाँ पर। तो आपने देखी यहाँ पे पूरी जो आपकी स्लिट थी, उस स्लिट को हमने पॉइंट सोर्सेज के अंदर हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पॉइंट सोर्सेज के अंदर क्या करवा लिया है, डिवाइड करवा लिया है। और डिवाइड करने के बाद हर पॉइंट सोर्स पहुंचा रहा है लाइट किसके पास, P1 के पास। और हमारे पास P1 के ऊपर जो रिजल्टेंट वेव है वो ये पहुंच गई है। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, ई नॉट। और इस ई नॉट को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी टाइम्स ऑफ साइन n 5/2 डिवाइडेड बाय साइन 5/2। और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से जो रेडिएशंस हमारे पास आ रहे हैं वही तो पहुंच रहे हैं ना P1 पे। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये उसका एम्पलीट्यूड है। तो ई नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एम्पलीट्यूड को। तो P1 पे ये वाली वेव हमारी पहुंच गई है। लेकिन एक कंडीशन हमें रखनी थी, हमें पॉइंट सोर्सेज अलग अलग नहीं मानने थे। हमें कंसिडर करना था ए से बी लाइट पूरी जगह से आ रही है, ए सिर्फ A1 A2 से नहीं आ रही। तो कंडीशन क्या रखनी पड़ेगी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो A1 A2 an तक पॉइंट्स नहीं है, वो इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं। और ये जो डेल्टा है ना, ए और A1 के बीच का डिस्टेंस, A1 और A2 के बीच का डिस्टेंस डेल्टा, वो कितना करना पड़ेगा हमें, 0, तभी हमारे पास लाइट जो है कॉन्टिन्यूस सोर्स से मानी जाएगी। और कंडीशन क्या रखनी पड़ेगी कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ए से लेकर बी तक की विड्थ निकलेगी, और वो किसके बराबर होनी चाहिए, हमारी स्लिट की विड्थ के बराबर होनी चाहिए। तो ये कॉन्टिन्यूस सोर्स की कंडीशन है। तो आपने रखा कि n इंफिनिटी, डेल्टा आपका कितना 0, और n इंटू डेल्टा किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर। तो अब देखिए फाई की वैल्यू कितनी थी, फाई की वैल्यू हमारी थी पाई डिवाइडेड, पाई थी हमारे 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू में डेल्टा साइन थीटा।
तो n/2 फाई की क्या हो जाएगी, तो n/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से 2 आपका पाई वाला कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया। अब ये जो n डेल्टा है ये क्या है, ये n डेल्टा तो a के इक्वल है, तो इसको a के इक्वल रख दीजिएगा। उसके बाद देखिए फाई की वैल्यू ये थी ना 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू में डेल्टा ए साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो है 2 पाई अपॉन लैम्डा को 2 पाई अपॉन लैम्डा ही रहने दिया, लेकिन डेल्टा की जगह देखिए क्या कर दिया, डेल्टा को यहाँ से निकालिए, डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा, एन को नीचे ले आइएगा, तो a/n यहाँ पर हमने रख दिया है। तो ये आपके पास जो है ये क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ये जो आपका फेज डिफरेंस है, जब देखिए डेल्टा ही जीरो के इक्वल हो गया, तो फाई को भी किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो जीरो के इक्वल जैसे ही हम इसको पुट करेंगे फाई की वैल्यू को, तो देखिए यही तो था ना हमारा ई नॉट एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड बी टाइम्स ऑफ साइन एन 5/2 और 5/2। तो रखिए यहाँ पर फाई की वैल्यू को जीरो, जैसे ही फाई की वैल्यू को जीरो रखेंगे साइन फाई किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा। तो साइन फाई अगर फाई के बराबर हो गया यहाँ पर, तो साइन फाई फाई के बराबर हो गया, इफ फाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एन इंटू में बी, और ये फाई की जगह हमने फाई की वैल्यू रख दी। ये देखिए ये फाई की वैल्यू थी, तो ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया और एक एन एक्स्ट्रा ऐड हो गया यहाँ पर, और एन इंटू में डेल्टा को हमने क्या रख दिया, ए के इक्वल रख दिया। तो ये जैसे ही आप फाई की वैल्यू रखेंगे ना, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, आपको ई थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। या ये थीटा क्यों कह रहे हैं वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी, क्योंकि थीटा किस पर डिपेंड, जो आपका एम्पलीट्यूड है ना वो किस पर डिपेंड कर रहा है, P1 पर जो पहुंचेगा वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम ई थीटा लिख रहे हैं यहाँ पर, इस चीज को ई नॉट को ई थीटा यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। तो फाई की वैल्यू यहाँ से रखिएगा, और फाई की वैल्यू आपने जैसे यहाँ पे ये रखी, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये जो हमारी थी ना पाई ए साइन थीटा अपॉन डेल्टा, तो हमने पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा की जगह, ये लैम्डा है आपका, तो हमने इसको रख दिया है दैट इज इक्वल टू बीटा। तो इसको हमने वैल्यू को रख दिया यहाँ पर बीटा, तो साइन बीटा अपॉन बीटा, और एन टाइम्स ऑफ बी। एन टाइम्स ऑफ बी का मतलब देखिएगा क्या है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी उसका एम्पलीट्यूड ही तो था ना। अगर आपकी एन वेव्स आ रही थी, एन वेव्स को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो मैक्सिमम पी तक, P1 तक जो पहुंचेगा, मैक्सिमम P1 तक क्या पहुंच सकता है, इन सब का एडिशन ही तो पहुंच सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया। तो एन बी की जगह तो हमने रख दिया ए, दैट इज द एम्पलीट्यूड। और ये आपके पास जो है कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आपका एम्पलीट्यूड आया, जो हमारी P1 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच रही है, वो ये आया है ए टाइम्स ऑफ साइन बीटा अपॉन में बीटा, और जहां पर बीटा की वैल्यू है पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा। तो अब देखिएगा ई नॉट की जगह हमारी वैल्यू आ चुकी है ये ए साइन बीटा अपॉन बीटा कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस में बीटा, क्योंकि जब हम ये फाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे ना, तो ये सारा रिजल्ट घूम फिर के हमारा किसको रिप्रेजेंट कर देगा, बीटा को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का है, कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर पहुंच रही है, P1 के ऊपर पहुंच रही है। कहाँ से कहाँ तक, ए से भी आ रही है, A1 से भी आ रही है, A2 से भी आ रही है, और ए से A1 का डिस्टेंस हमने कितना कंसीडर कर लिया है, जीरो कंसीडर कर लिया है। तो आप इस तरह से हाइगन प्रिंसिपल को यूज करते हुए रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए से भी वेव आ रही है, बी A1 से भी आ रही है, A2 से भी आ रही है, एंड दे ऑल आर गोइंग टू इंटरफेयर एट पॉइंट पोजीशन P1। तो P1 पर वो इंटरफेयर कर रही हैं, और P1 आपका कितने का एंगल बना रहा है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उस बात पे भी आपकी P1 की वैल्यू डिपेंड करेगी। क्योंकि जो बीटा है वो बीटा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारा बीटा डिपेंड कर रहा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के ऊपर। तो अगर आपने थीटा की वैल्यू भी चेंज कर दी, तो हमारी बीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और बीटा की वैल्यू अगर चेंज हो गई, तो आपकी ई जो आपका P1 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच रहा था, उसकी इंटेंसिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये देखिएगा, इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड
तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या था, ए साइन बीटा अपॉन बीटा। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो कांस्टेंट को, ए भी आपका एक कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट आ गया आई नॉट। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपका आई है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बीटा अपॉन बीटा। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से आप हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि वी विल गेट द अनदर कांस्टेंट। तो ये आपका आई नॉट जो है इंटेंसिटी मैक्सिमम या कहिए एम्पलीट्यूड हो गया इंटेंसिटी का, तो साइन स्क्वेयर बीटा अपॉन में बीटा स्क्वेयर। तो दिस इज हाउ विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल वी कैन show or we can explain the theory of Fraunhofer diffraction.